वेलकम टू मैथस्टान स्टूडेंट्स। तो आप सबका मैथस्टान में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में शुरू किया था प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के बारे में, जिसके अंडर हमने जो है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेसेस हो गए, ये कैसे होता है ये सब पढ़ा था। उसी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक फर्मेंटेशंस। ये सब इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्रेब्स साइकिल के रिलेटेड, C3 C4 साइकिल्स ये जो भी हैं, तो इनके रिलेटेड भी जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर है, प्लांट्स विच एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन है, प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं, किस फॉर्म में बेटा, किस फॉर्म में। तो हमें अगर इसका ये क्वेश्चन जो है ये आया है क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के चैप्टर से, कि हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है ना उसको नहीं ले सकते, कांट डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए, इसलिए वो क्या करेंगे, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का जो है प्लस अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ मिलके क्या बनाने, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने हैं। ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने, ताकि जिसकी फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को ले सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसकी फॉर्म में। तो हमें पता पहले नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, अमोनिया। तो इस स्टेप को कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। पहले ये होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 NO3 ये बनता है नाइट्राइट नाइट्रेट्स। तो क्वेश्चन आता है कि किसकी फॉर्म में, तो बेटा नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है। नाइट्रेट, इसे कहते हैं नाइट्रेट। तो एंड इसकी फॉर्म में जो है नाइट्राइट नाइट्रेट्स हो गए, ऑप्शन में नाइट्राइट है। तो इसकी फॉर्म में जो है बेटा क्या करते हैं, प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल में से। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना वो होते हैं जैसे कि पी प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन। एग्जाम्पल क्या है, पी हो गया, जैसे पी हो गया। ठीक है, बीन्स। ठीक है, ऐसे वाले। तो बेटा इनमें क्या होता है, इनके जो रूट में ना रूट नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, जैसे रूट के अंदर क्या होते हैं, गांठे जैसे होगी, नोड्यूल्स हो गए, वो होते हैं लेग्यूम्स में। तो उसमें लेग हेमोग्लोबिन होता है। तो इसका क्या रोल है कहते हैं। तो हम चार ऑप्शन है, पहले पढ़ेंगे। पहली ऑप्शन कहती है कि दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट ड्यूरिंग ट्रांससेमिनेशन, या फिर इट कैरीज ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल्स, या इट ये एक्ट करता है स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन की तरह, या दे प्रोवाइड एनर्जी टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो असल में क्या होता है बेटा, रूट में ना जो होता है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग, इनमें ना लिग्यूम लेग्यूम्स में क्या होता है, इनकी रूट नोड्यूल में, इनकी रूट नोड्यूल में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और बेटा और क्या होता है, एक ना एंजाइम्स होता है नाइट्रोजिनेज। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल है, और इसको फंक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, एनारोबिक। एनारोबिक मींस नो ऑक्सीजन, नो या फिर लेस ऑक्सीजन, नो या फिर क्या होगा,
लेस ऑक्सीजन, ठीक है, इसको चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, उसका रोल क्या, कौन, ये लेग हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन तो ऐसे एटमॉस्फेयर में होती है, तो ऑक्सीजन तो होती है, फिर क्या होगा, तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, स्केवेंजर की तरह एक्ट करेगा ऑफ ऑक्सीजन, और अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, बाइंड्स टू फ्री ऑक्सीजन, ठीक है, बाइंड कर जाता है नोड्यूल में जो फ्री ऑक्सीजन है, और उसको क्या कर लेता है, ऑक्सीजन लेवल को इतना कम कर देता है, लो कर देता है, टू लो दी ऑक्सीजन लेवल्स, जो इनफ हो नाइट्रोजिनेस के लिए कि वो एक्ट कर सके एज ए स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन आया है न्यूट्रिएंट में से कि कौन से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। जैसे कि हमें पता है जो मैक्रो और माइक्रो होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन की थी, एक बार और कर लेते हैं। मैक्रो वो होते हैं जो हमें चाहिए हाई क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लेकिन माइक्रो वो होते हैं जो हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए, लेस मात्रा में चाहिए, ठीक है, कम मात्रा में चाहिए, जो न्यूट्रिशन के अंग एलिमेंट्स उनको। अब क्वेश्चन आता है विच इज नॉट, ये नहीं कर लेना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में से क्या है, वो तो फिर जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम, ये तो माइक्रो है। नहीं है जो माइक्रो, वो है मैग्नीशियम, क्योंकि अगर याद हो तो मैंने कल पिछली क्लास में भी कहा NPK, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये है मैक्रो, जो ज्यादा में चाहिए। कम में जैसे बोरोन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, मोलिबेडनम हो गया, ये क्या है, कम वाले। तो नहीं है जो, वो है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मैक्रो है। ठीक है, उसके बाद अब आता है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स। फर्स्ट स्टेबल, मतलब जब C3 साइकिल प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में जो C3 साइकिल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला फिक्सेशन का जो साइकिल जब चलता है, तो सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है। तो ऑप्शन है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बी है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मैलिक एसिड, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, PEP। तो बेटा P4 में ना जो होता है वो होता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, किसमें, लेकिन C4 में, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इन्होंने पूछा है C3 में, तो C3 में है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड जब वो C3 साइकिल जो चलता है उसका पहला प्रोडक्ट बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, मोनेस्कस परप्यूरियस इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, तो मोनेस्कस परप्यूरियस का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या है मोनेस्कस परप्यूरियस, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम आंसर कर पाएंगे, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो ये जो मोनेस्कस परप्यूरियस है ये कि यीस्ट की स्पीशीज है, क्या है, मोनेस्कस परप्यूरियस एक यीस्ट की स्पीशीज है। ठीक है, ठीक है बेटा, जो किसके लिए यूज होती है, किसकी प्रोडक्शन में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको, वो इनको इनमें से कोई एक चीज, या तो सिट्रिक एसिड या इथेनॉल या स्टेटिन्स या स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसको कैसे कहोगे, लोअर करके रखना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखना, तो मतलब मेंटेन करके रखना, स्टैटिक रखना, तो इसमें आएगा स्टेटिन्स। ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने वाले जो हैं एजेंट्स, इनको स्टैटिन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टैटिन्स कहा जाता है। ठीक है, तो मोनेस्कस परप्यूरियस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये एक यीस्ट की स्पीशीज है, क्या बनाने के लिए, स्टेटिन्स बनाने के लिए। कोई पूछे स्टेटिन्स क्या है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने वाले एजेंट्स हैं स्टेटिन्स। ठीक है, उसके बाद अब आता है नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस जो है
ये पहली बात तो सब में जो है एक एक तरह का वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो ब्रेक करता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को दो पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो पायरुविक एसिड में कौन करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। क्योंकि ये 6 कार्बन है और ये पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन है, तो 2 × 3 भी 6 हो गया, ठीक है, इसलिए ये दो बने। और ये जो प्रोसेस है बेटा ये साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, हर किसी में, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, चाहे वो मतलब चाहे वो बैक्टीरिया में हो रही है, यीस्ट में हो रही है, पहला स्टेप सबका सेम होगा, वो होगा ग्लाइकोलाइसिस विच इज द फर्स्ट स्टेप। और ये कि सब में कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। बहुत एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, सब में क्या होगी? पारुविक ही बनेगा और सब में साइटोप्लाज्म में होगी। तो पहला जो ग्लाइकोलाइसिस का है इसमें क्या क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट पारुविक एसिड। क्या बनता है? पारुविक एसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज नॉट लेस देन 1 इन। तो किस केस में जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 1 से कम नहीं होता? ठीक है, एक मिनट बेटा। तो सबसे पहले तो इसमें ये आता है बेटा, हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है। ये होता है रेशियो किसकी बेटा? ये रेशियो होती है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुई है। लेकिन कब? कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमें पता है जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, जो नॉर्मल अगर हम एरोबिक कहें तो उसके दौरान में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होके वो रिएक्ट करती है, जो हमारी बॉडी में फूड बना होता है, स्टोर हुआ किस फूड होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ब्रेक डाउन हो जाना, उसका टूटना, ब्रेक कर जाता है फूड किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। तो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, लगी कितनी, अब ठीक है वो नीचे रखनी है वैल्यू, अपॉन पहले हमने क्या करना है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई मतलब बाहर निकली, प्रोड्यूस हुई, अपॉन किसके, अपॉन कि कितनी वॉल्यूम उस प्रोसेस में यूज हुई थी, कंज्यूम हुई थी। ये हमें क्या रेशियो देता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की। किसकी देता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के केस में ना, कार्बोहाइड्रेट के केस में कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होता है बेटा? आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, कभी भी मतलब नेवर, नेवर लेस देन 1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 1 से कम कभी भी नहीं होता। और यूजली जब ये, क्यों कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये किसके रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 1 होता है कि जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उतनी वॉल्यूम की ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम फैट्स के केस में देखें ना, किसके केस में? फैट्स के केस में देखें, तो ये क्या होती है, इसकी वैल्यू आ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की लेस देन 1 होती है, ठीक है। लेस देन क्या होती है? 1 होती है। अप्रोक्सीमेटली कहना हो तो 0.7 के करीब वैल्यू आती है, ठीक है। तो ओवर एंड ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जो आर क्यू है कार्ब्स का, वो 1 के बराबर की होता है कंप्लीटली जब 1 हो। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो भी 1 से कम है, अप्रोक्सीमेटली 0.9 की तक। और जो फैट्स है उनका भी 1 से कम होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है, ठीक है। जो हमारी तो जिसका नहीं है उसका आंसर था कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, in the process of respiration in plants, complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water takes place through following processes.
तो बेटा जो पूरी तरह से कहते हैं, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है तो उसके दौरान जो ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें बेटा, जो पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, ठीक है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है तो हमें पता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जब प्लांट्स में हो रहा है तो कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हुआ तो किस किस प्रोसेस के थ्रू ये होता है, हमें पता, फर्स्ट को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये भी होता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ अबव आंसर आएगा। अब हम बात करें अगर ग्लाइकोलिसिस की, सबसे पहले इसमें किसकी बात करें हम, ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना, तो सब में ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन करता है, किसको, पाइरूवेट को, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उसमें अब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, यूटिलाइज करता है, जो बने हैं प्रीवियस स्टेज में उनका इस्तेमाल करके क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर। तो अगर कोई कहे क्रैब साइकिल से हमें ऑक्सीजन, फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी करके पाइरूवेट की कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन से जो जो फर्दर स्टेप्स, पहले स्टेप्स में जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे उनका इस्तेमाल करके क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या, ताकि वाटर बन सके, ताकि क्या बन सके, वाटर बन सके, उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो तीनों का रोल है, तीनों स्टेप्स मिलके जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर है। उसके बाद आता है अब हैच एंड स्लैग साइकिल ऑपरेट्स इन, हैच एंड स्लैग साइकिल जो है वो किस में ऑपरेट होता है बेटा, हैच एंड स्लैग साइकिल, ऑप्शंस इसमें हैं। पहले कई बार जब मैं थोड़ा पोज लेती हूँ, इट इज फॉर कि जब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा टाइम लेके खुद सोच सको कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। झट से अगर मैं करवाने लग पड़ूं तो फिर तो रह गया। तो इसमें ऑप्शन है C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, कैम प्लांट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो ये है C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में जो है हैच एंड स्लैक, हाँ ए आएगा। हैच एंड स्लैक साइकिल जो है वो ऑपरेट होता है, जिसको बेटा C4 पाथवे भी कहा जाता है। हैच एंड स्लैक को C4 पाथवे भी कहा जाता है, इसलिए ये C4 प्लांट्स में होता है। इसमें क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फोर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि वो 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं 4 कार्बन कंपाउंड में, इसलिए C4, ठीक है। C4 इसलिए कहा जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में, बिफोर एंटरिंग कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल एंटर करने से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, इसलिए C4 पाथवे कहा जाता है, ठीक है। और बेटा ये जो है इससे क्या होता है, अब रीजन ये है कि क्या करती है ये चीज क्या करती है उनमें, तो बेटा ये अलो करती है प्लांट्स को, उन प्लांट्स को जितने होता है, जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन, मेज, सोरगम, इन सब में होता है ये पहले तो। इन सब में ये होता है C4 साइकिल, जिसे हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में एंटर करने से पहले वो क्या करते हैं, सी कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं 4 कार्बन कंपाउंड में, इसलिए तो उसको C4 कहा। और ये क्या करता है, शुगर में, सोरगम जैसे प्लांट्स में होता है, और उनमें क्या करता है, उनको लो करता है कि वो जो है अपने आप को टॉलरेट कर सके, या टॉलरेट कर सके हॉट ड्राई कंडीशंस को। बहुत सूखी गर्म वाली जगहों पे ये रहते हैं, तो उसको टॉलरेट करने में ये चीज हेल्प करती है। कैसे, अब वो आप कहोगे कैसे, तो क्या करके, फोटो रेस्पिरेशन को कम करके, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को इनमें घटा के,
मिनिमाइज करके, लो करके मिनिमाइज करके, ठीक है, रिड्यूस करके फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को, ठीक है। तो ये आ गया कि C4 प्लांट्स में जो है हैच एंड स्लैग साइकिल होता है। उसके बाद आता है एम्बेडन एम्बडेन एंड मेयरहोफ पाथवे रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एम्बडेन मेयरहोफ पाथवे रिप्रेजेंट्स, तो इसके जो है ऑप्शंस हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, या बीटा ऑक्सीडेशन का होना। क्या मतलब है इसका? तो बेटा जो एम्डन मेयरहोफ है ना पाथवे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड, कैसे पायरुवेट हो गया या पायरुविक एसिड हो गया, सेम चीज है, उसमें कैसे कन्वर्ट होता है, डिग्रेड होता है कैसे, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है एम्डन मेयरहोफ पाथवे। एम्डन मेयरहोफ पाथवे, ठीक है बेटा। तो ये एक तरह का क्या है? अब कोई कहे एम्डन जो है मेयरहोफ पाथवे है, ये एक तरह का 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। 10 एंजाइम्स से बना हुआ कैटालाइज्ड रिएक्शन है, जो क्या करता है, ब्रेक करता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो पायरुविक में, पायरुविक एसिड में, ठीक है। वही हो गया ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड्स में तोड़ना, उसी को अब वो जो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे पूरा होता है कि ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट, फिर किस में कन्वर्ट, ये जो है प्रेजेंट, ये चीज का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना, एंड प्रोडक्ट पायरुविक बने, इस पूरे पाथवे को एम्डन मेयरहोफ पाथवे कहा जाता है, ठीक है बेटा। और इसके दौरान जो है ना बेटा, वो प्रोड्यूस कितनी, दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स और दो एनएडीपी, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 एटीपी और 2 NADH, 2 NADH सॉरी, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोरोफिल इज द कंपाउंड विच कंटेन्स, क्लोरोफिल कहते कंपाउंड है जो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, मतलब एक यौगिक है जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल इज ए कंपाउंड विच कंटेन्स, फर्स्ट ऑप्शन आयरन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा है मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, चौथा है कोबाल्ट एंड सल्फर। तो बेटा ये बहुत ही छोटी क्लास का, शुरू से हम पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसके सेंटर में जो क्लोरोफिल रिंग बनती है ना, जो सेंटर में जो रिंग बनती है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल रिंग, ठीक है, उसके सेंटर में होता है ये मैग्नीशियम। और जो नाइट्रोजन है वो कहाँ होगा? पोरफायरिन रिंग जो है ना, उसमें नाइट्रोजन का, उसको उसको उसमें नाइट्रोजन का रोल होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि किस सिद्धांत द्वारा लवक वे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? ठीक है, पहली ऑप्शन है लिपमैन एवं लोहमान के सिद्धांत द्वारा, दूसरा है फिशर के ताला चाबी सिद्धांत द्वारा, फिर सी है कोशलैंड के प्रति आसंजन सिद्धांत द्वारा, लास्ट ऑप्शन है मिशेल के प्रासरण सिद्धांत द्वारा, ठीक है। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? लिपमैन एंड लोमैन थ्योरी, फिशर्स लोकेन की थ्योरी, कोशलैंड्स इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, या लास्ट ऑप्शन है मिशेल्स केमियोस्मोटिक थ्योरी?
तो लॉक एंड की का यहाँ कोई रोल नहीं आ रहा, एटीपी बनानी है, लॉक एंड की कहाँ चला गया, इंड्यूस फिट थ्योरी भी नहीं है, कुछ फिट थोड़ी कोई चीज की जा रही है। अगर कई बार आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे याद रख लो कि कोई लॉक की बात नहीं की जा रही, हमने तो एटीपी बनाना, उसमें फिट क्या करना, कुछ भी नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। तो असल में जो है, अगर एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं तो कोई केमिकल चेंजेस ही आ रहे हैं, कुछ केमिकल चीज हो रही है। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है मिशेल की, ये जो है एक्सप्लेन करती है कि एटीपी कैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, एक मिनट, मिशेल्स कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ये किसने दी थी? ये पीटर मिशेल साइंटिस्ट था, 1961 में उसने दी थी ये। उसने ये थ्योरी दी थी और बताया था कि कैसे जो है, थ्योरी का नाम क्या था, कैस कैमी ऑस्मोटिक, कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी थी, जो बताती थी कि कैसे एटीपी जो है बोथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है बनती है। ठीक है, कि कैसे जो एटीपी है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, ये हमें बताती थी। ठीक है, उसके बाद आता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम आगे पढ़ें, तो ये डिस्क्राइब करती थी क्या स्पेशली, कि कैसे बनती है, कि कैसे जो है आयंस मूव करते हैं, स्पेशली कौन से आयंस, एच पॉजिटिव, प्रोटॉन्स, क्योंकि एटीपी बननी है तो प्रोटॉन्स का ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करके प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सेमी मूवमेंट किसकी, आयंस की, स्पेशली प्रोटॉन्स की, सेमी परमिएबल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कहाँ से कहाँ इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, और ये जो प्रोटोन मोटिव फोर्स है, यही जो है एटीपी, इससे फिर जो फोर्स लगेगी, यही क्या ड्राइव करती है, एंजाइम जो एटीपी सिंथेज है उससे क्या करवाएगी, कि उससे कन्वर्जन करवा देगी एडीपी की, किसमें, एटीपी में। ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना देंगे। ठीक है, कौन, यही जो फोस्फोट का मूवमेंट है, जिससे इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट जो है, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, कि प्रोटॉन कहीं ज्यादा कहीं कम है, इसके बीच इसके कारण जो डिफरेंस एक क्रिएट होता है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। वो जो है आगे क्या करवाएगा, कि एटीपी सिंथेज से एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना देगा। ठीक है, तो ये किसने, मिशेल ने दी थी, कैमियोस्मोटिक थ्योरी, उससे जो है हमें पता चलता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो इससे आगे अगर हम करें अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करें कि हमने किया क्या, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। रेस्पिरेशन में हम उसके क्वेश्चंस और फोटोसिंथेसिस के कर रहे थे। रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक का पार्ट जो है ग्लाइकोलिसिस, वो दोनों में सेम जगह साइटोप्लाज्म में होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूट के दो पारुविक के बनाता है, पारुवेट कह लो या पारुविक मॉलिक्यूल्स को, एसिड के, और इस दौरान दो एटीपी और दो एनएडीएच ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन कोशेंट इज नॉट लेस देन 1, ये तो हो गया। अब आता है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। पीछे जैसे हमने इसके जैसा किया था एक, कि जो टोटल वही की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, तो हमने इन तीनों का नाम लिया था ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन तीनों का। तो उसी तरह बेटा, हम अगर कहें कि इन तीनों ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बनता है, तो क्या वो शुगर बनता है, क्या वो एटीपी बनती है स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में, या एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमें पता है अगर तीनों है और तीनों में स्टेप बाय स्टेप काम होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस का पारुविक, ग्लूकोज का पारुविक में चेंज होना, ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है। क्रेब्स साइकिल, वो भी स्टेप बाय स्टेप होगा, कि आगे जो जो अ, पारुविक जो है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से कैसे वाटर बन रहा है और एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, सब स्टेप बाय स्टेप है। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि एटीपी जो है स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में बनती है, ये हमें बताती है। ठीक है, ठीक है बेटा। और क्यों, क्योंकि लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना बेटा, अगर होगा तो उसमें ज्यादा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो तो लो, इसमें जो है हीट ज्यादा अमाउंट की लॉस हो जाती है, और हमें तो ज्यादा अमाउंट की बनती है, तो वो स्मॉल स्टेप वाइज मैनर में ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्क्रीन के ऊपर है, दिस बायोमोलिक्यूल इज, ये नीट का क्वेश्चन है, और नीट लेवल के भी जो है रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ कि दिस मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से जो एक आंसर है वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कॉमन किसमें है, रेस्पिरेशन से जो रेस्पिरेशन मीडिएटेड जो फैट्स का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का, तो इन सब का जो ब्रेकडाउन होता है तो कॉमन बायो मॉलिक्यूल इन सब में निकलता है। तो क्या वो ऑप्शन ए एसिटाइल को एंजाइम में है, या क्या वो पायरुविक एसिड है, या क्या वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, या फिर क्या वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है? क्या है इन तीनों में से? ठीक है, तो बेटा वो आंसर जो है इन तीनों में से, जब इन तीनों का रेस्पिरेशन से जो ब्रेकडाउन होना फैट का या कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का, तो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होगा बेटा, परूवेट में जब वो टूटेगा तो उसके बाद वो जब ग्लूकोज जो है बेटा वो पायरुवेट में जब टूटेगा, ठीक है, पायरुवेट में जब वो टूटेगा बेटा ग्लूकोज, तो उसके बाद ये जो है डी कार्बोक्सिलेशन होगी, इसकी क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन, और उसके कारण वो क्या बन जाए, एक मिनट, हाँ, अब ठीक है, तो इसकी जब डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही हो गया। उसके बाद जब बेटा बारी आई फैट की, तो फैट जब बीटा ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगी, फैट की क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, जब फैट की बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उसके बाद तीसरी बात हुई प्रोटीन की। जब प्रोटीन जो है, अब वो किसका बना, अमाइनो एसिड्स का, हमें पता है बिल्डिंग ब्लॉक के किस कौन है इसके, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा, उनकी डी एमिनेशन होती है, मतलब अमोनिया ग्रुप को रिमूवल करना, डी एमिनेशन होगी। और इसका जो कार्बन स्केलेटन है, जिससे क्या होगा, जो कार्बन स्केलेटन है बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो या तो वो पायरूवेट में होगा, और या फिर इंटरमीडिएट्स हो गए जैसे कि एसिटाइल को एंजाइम ए, इनमें। डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे। किस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड है उस पे डिपेंड करेगा कि क्या वो पायरूवेट में चेंज होगा या फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जो है बेटा, ये देखो, ये फिर से रिपीट होकर क्वेश्चन आया कि दिस मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन आया, बस ऑप्शंस में चेंज है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एसिटाइल कोएंजाइम और पायरुविक। तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी सी होगा ऑप्शन। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है बेटा कि the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called, कहते वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें जो एनर्जी है वो बनती है, वो रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसमें, और ऐसा एक प्रोसेस है एनर्जी रिलीज वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट जो है, जो हमने चीज ली है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है बिना किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट किए। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो बेटा ऐसे रिएक्शन को जो है वो कहा जाता है, क्या वो फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्या वो ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, या फिर वो फर्मेंटेशन कहा जाता है? तो कहते हैं इसका जो आंसर है वो है फर्मेंटेशन। ठीक है, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या होता है, एक एंडोजीनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
जैसे कि पायरूवेट हो गया या एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, बजाय किसके? बजाय ऑक्सीजन के, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो एनारोबिक में होते हैं। उसके बजाय जो फर्मेंटेशन है, उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली जो चीज है वो एक क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ना ही ऑक्सीजन, ना कोई इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे कि पायरूवेट या एसिटाल्डिहाइड ये होता है। और यही रीजन है कि जो है उसमें जो सबस्ट्रेट है वो बाहर से कोई एक्सटर्नल एक्सेप्टर ऑक्सीजन का लिए सबस्ट्रेट जो है वो सिस्टम का वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ। क्योंकि ऐसे क्या होता है, एरोबिक वगैरह में होता है ऑक्सीजन या फिर इनऑर्गेनिक कोई कंपाउंड होगा, जिससे उनको एक्सटर्नली बाहर से क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी। ठीक है, लेकिन जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो जो फाइन लास्ट में जो पायरुविक एसिड को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, वो या तो पायरुवेट होता है या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिससे उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। चलो, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। In cellular respiration of one molecule of glucose, dash amount of energy is conserved as 38 ATP molecules। तो हमें पता है कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है एटीपी फॉर्मेशन होती है, तो वो कितनी होती है? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वो कितनी कैलोरीज हैं, कितनी जो है एनर्जी है, कितनी किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है 38 एटीपी? तो बेटा, क्या वो 686 है, क्या वो 456 है, क्या वो 654 है, या क्या वो 277 है? तो इसका आंसर ये है बेटा, सबसे पहले तो एनर्जी जो पर एटीपी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है, अप्रोक्स है। उसके बाद टोटल एटीपी जो है वो है 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के। ठीक है, तो हमें पता टोटल फिर कितनी होगी, जब एक मॉलिक्यूल में 7.3 ऐसे कुछ समथिंग है, और टोटल हमारे पास है कितने हैं? टोटल हमारे पास 38 मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी के। तो टोटल हम करेंगे कैलकुलेट अब टोटल, तो वो होगा 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं इंटू सेवन, एक में अगर 7.3 किलो कैलोरी है, तो 38 में कितनी होगी? तो ये आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा 277 किलो। 277.4 था, तो उसको हम 277 लिख देते हैं, तो आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें पता है एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। तो हमारे पास टोटल वो कह रहा है, हमें पता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है वो 30 एटीपी अगर करता है, तो 38 का कितना होगा? 7.3 इंटू 38, तो वो अप्रोक्सीमेटली 277 किलो कैलोरीज बन जाता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला, पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है, या पत्ती की क्रांज आंतरिक संरचना C3 पौधों में पाई जाती है, या फिर क्रांज एनोटमी जो है क्रांज एनोटमी जो है वो C3 और C4 प्लांट्स दोनों में पाई जाती है, या फिर क्रांजनोटमी की संरचना के बारे में हम श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्रांजनोटमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स, इट इज सीन इन C3 प्लांट्स। सी ऑप्शन है, सीन इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स, या फिर नथिंग इज सर्टेन रिगार्डिंग द क्रांजनोटमी ऑफ लीफ। तो बेटा हमें पता तो है, हमें पता तो है, जो क्रांजनोटमी है ये एक ऐसा लीफ स्ट्रक्चर है। क्या होता है बेटा ये? ऐसा एक स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर है जहां पे जो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं बेटा,
वो सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, घिरे हुए, कि मान ली ये जो वेस्कुलर बंडल है ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, किसके द्वारा, बाय टू रिंग्स ऑफ सेल्स, दो सेल्स के रिंग्स के द्वारा। सेंटर में हमारा वेस्कुलर बंडल है और बाहर दो ऐसे रिंग ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, दो रिंग्स ऑफ सेल्स है, उनमें से जो इनर है लेयर, इनर लेयर जो है वो बंडल शीथ सेल्स की है, और जो आउटर लेयर है वो मीजोफिल सेल्स की होती है। फिर से करें पहले इतना रिपीट। हमने कहा क्रांस एनाटॉमी के बारे में हमने करना है, पहले हमें पता तो थोड़ा सा कि क्रांस एनाटॉमी क्या होती है। तो क्रांस एनाटॉमी एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट लीफ स्ट्रक्चर होता है, पत्ते का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उसके आसपास घिरा हुआ किससे है, दो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा सेल्स के जो बने हैं। उसमें से जो इनर लेयर है वो बंडल शीथ सेल्स की है, और आउटर लेयर जो है वो दो रिंग्स जो थी, तो इनर रिंग जो है वो बंडल शीथ सेल्स, और आउटर रिंग जो है, आउटर लेयर वो मिजोफिल सेल्स की है। इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है, एक मिनट, उसके बाद आता है अब C4 प्लांट्स में जो है उन्हें ही माना जाता है कि उन्हीं में क्रांस नोड्स में, जैसे कहते नहीं है कि बस इन्होंने मतलब ले लिया कि मेन फीचर इसका है क्रांस नोट में, C4 प्लांट्स का है। क्या इसमें क्यों, क्योंकि ये उसको अलो करता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इकट्ठा कर ले अपने आप में, उसमें उसकी मात्रा को एक जगह कंसंट्रेट कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अराउंड, अराउंड जो रुबिस्को एंजाइम होता है ना उसके अराउंड, रुबिस्को जो एंजाइम है उसके आसपास। ठीक है, जो रिस्को रुबिस्को एंजाइम है उसके आसपास ये क्या कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन है इनमें वो मिनिमाइज हो जाती है, कम से कम घट जाती है। ठीक है, और जिससे जो है इनकी एफिशिएंसी जो है, मतलब इनको वो कैपेबल कर देती है कि वो हॉट ड्राई कंडीशंस में भी एफिशिएंसी जो है इनकी बढ़ जाती है, इन हॉट ड्राई कंडीशंस में, गर्म सूखे कंडीशंस में ये शुगर केन मेज जैसे जो है कैसे रह लेते हैं, तो इनमें ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके रिलेटेड हमने पीछे भी क्वेश्चन किया ना कि C4 पाथवे जिससे किन में होता है C4 पाथवे, तो C4 पाथवे जो है C4 प्लांट्स में होता है, जो उसको हेल्प करता है कि वो हॉट ड्राई कंडीशंस में ओवरकम कर सके, टॉलरेट कर सके उसको। तो यही सेम था कि क्रैंज नोट में C4 का हिस्सा, और C3 में ये स्पेशलाइज्ड पाथ में नहीं होता। ठीक है, C3 की अगर हम बात करें ना, C3 की, तो प्लांट्स लैक करते हैं दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है स्पेशल वो इनके अंदर नहीं होती। इनमें जो बंडल शीथ है, इसमें जो इनके बंडल शीथ सेल्स होते हैं ना, C3 में, हम C3 की बात करें, जो बंडल शीथ है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है बंडल शीथ सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट वो नहीं होता। ठीक है, और ना ही ये कोई रैथ लाइक, जो क्रैंस पैटर्न जो था ना, क्रैंस का मतलब होता है रैथ लाइक पैटर्न। ठीक है, रैथ लाइक, तो रैथ लाइक क्रांस पैटर्न जो है वो इसमें C3 में उस पैटर्न में अरेंज्ड भी नहीं होते, तो इसलिए एब्सेंट होती है, C4 में सिर्फ होती है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए कैल्विन बेंसन चक्र में एटीपी, कैल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है, 36, 38, 12 या 18। इंग्लिश में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूं मैं। द एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन कैल्विन बेंसन साइकिल आर, एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का उसको कैल्विन बेंसन साइकिल में बनाने के लिए कितनी एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, कि उससे इतनी एनर्जी हमें चाहिए। तो बेटा इसका आंसर है कि कितनी लगती है, क्या 36 है आंसर, 38 है, 12 है या 18 है, तो बेटा वन,
तो कैल्विन बेंसल जो है, कैल्विन साइकिल जो है वो 6 टाइम होना होता है, 6 टाइम्स होता है ये साइकिल। ठीक है, 6 टाइम्स, ठीक है। और हर एक, ईच जो टर्न है वो फिक्स करती है 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या चाहिए होता है, हर एक टर्न में ना बेटा 3 ATP मॉलिक्यूल्स चलते हैं और 2 NADPH। ठीक है, तो बेटा जब हमें पता चल ही गया कि 6 साइकिल्स टोटल 6 टाइम्स रन होना, ठीक है, रन, हर एक में, वन में अगर 3 ATP है, एक 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 रन के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड से 3 ATP, तो 6 × 3 क्या होगा टोटल में, 18 ATP। तो आंसर है 18। उसी तरह बेटा हर एक में, एक टर्न में 2NADPH, अगर एक में, हर एक साइकिल में अगर 2 NADPH मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो टोटल कितने चाहिए होंगे, 6 में कितने चाहिए टोटल, 12 NADPH। और ये बात हो रही है कैल्विन बेंसन साइकिल की, दोबारा से करें अगर, तो कहते कैल्विन बेंसन साइकिल में जो है कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो कैल्विन बेंसन साइकिल में सबसे पहले तो 6 बार, 6 टाइम्स जो है वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल को करने के लिए 6 टाइम साइकिल को चढ़ना पड़ता है। हर एक बार में क्या होता है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो है ना, अगर एक टर्न में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अगर फिक्स करना है, तो हमें क्या है, हर बार में 3 ATP और 2 NADPH चलते हैं। ठीक है, हर अगर एक साइकिल में 3 ATP हैं तो हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स का तो पूछा गया, तो टोटल 6 लगते हैं, तो 6 × 3 18। और उसी तरह जब 2 NADPH हैं तो टोटल अगर NADPH हो तो 2 6 या 12। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, वो हमें पता होता है सब में, मैंने पहले भी कहा, जिसमें ब्रेकडाउन होता है बेटा, क्या ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। तो जब ये होता है ना, ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। तो मैंने क्या बोला, चाहे एरोबिक हो चाहे हो एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल ने 2 पायरुविक एसिड में टूटना ही टूटना, मतलब ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में जो है ना, क्योंकि एनारोबिक रिएक्शन होता है, क्या होता है, अपने आप में ये एक एनारोबिक रिएक्शन है, इसको ऑक्सीजन के लेने देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इट मींस कितने नंबर, 0 नंबर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑक्सीजन इसमें नहीं चाहिए होती, एक तरह का एनारोबिक प्रोसेस होता है। तो इसलिए 0 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज मॉडल। उसके बाद अब आता बेटा क्लोरोफिल इज ए कॉम्पाउंड विच कंटेन्स, तो हमने पहले भी कर लिया, सी ऑप्शन, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। उसके बाद आता बेटा during which stage in the complete oxidation of glucose is the greatest number of ATP molecules formed from ADP। तो बेटा किस स्टेज पे, जब ग्लूकोज जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अच्छे से फुली ऑक्सीडाइज होगा, तो सबसे ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो एडीपी से किस फॉर्म में, किस स्टेज पे जो है बेटा वो बनते हैं। ठीक है, किस में कब मिलते हैं हमें, तो इसका जो है ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, थर्ड है ग्लाइकोलिसिस और फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे ज्यादा जो है ग्रेटेस्ट मॉलिक्यूल एटीपी के एडीपी से बनते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन फोस्फोराइलेशन,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज मेजोरिटी ऑफ एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अराउंड 28 या 34 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। क्या यूज करके? यूज करते हैं एनर्जी फ्रॉम NADH एंड FADH2। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है बेटा, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी अराउंड 28 से 34 या 32 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या इस्तेमाल करके? एनर्जी जो हमें NADH या FADH2 के द्वारा से मिलती है। तो आप कहोगे मैम आप तो एरोबिक में 38 कह रहे थे, तो वो जो 38 बनते हैं वो आगे वाले ग्लाइकोलिसिस के भी तो जितने अमाउंट उसमें बनी उसको भी तो यूज होती है, 2 एटीपी बनती है। तो 2 ही NADH बनते हैं। NADH को भी अगर हमने उसमें कन्वर्ट करना है एटीपी में, तो टोटल मिला के 36 to 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी अराउंड अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। तो कौन से क्रैब साइकिल जो है उसमें दो बनेंगे। क्रैब साइकिल में अब हम बात करें सबसे ज्यादा किसमें बनते हैं, है ना, बात हम कर रहे थे ये। तो इसमें मैंने बोल दिया कि इसमें हमारे अराउंड 28 टू, चलो हम कह देते हैं 34 के बन गए। क्रैब साइकिल जो है, जो कन्वर्ट करता है ये टोटल 2 एटीपी, 2 एटीपी एक एक टर्न जो साइकिल की होती है उसमें 2 एटीपी ये बनाता है। और ग्लाइकोलिसिस की अगर हम कहें तो ये भी 2 एटीपी गेन करता है। ठीक है। तो इस कन्वर्जन जब हम पारुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो इसमें तो कोई भी एटीपी का रोल नहीं है, 0 एटीपी कोई नहीं लगती। तो सबसे ज्यादा किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यही इसका आंसर है। अब आता है बेटा, तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस जो होती है, जो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस हो रही है बेटा, शुगर की ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो ओवरऑल गोल है वो क्या है? इज द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, या एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, या एटीपी इन वन लास्ट, या न्यूक्लिक एसिड। सब क्वेश्चन उसका है छोटे छोटे स्टेप वाइज मैनर में एटीपी को प्रोड्यूस करना। हमने पहले भी इसके रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आता है कि विच ऑफ दीज यील्ड्स द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड इज द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं हमें किससे मिलते हैं, और अपने आप में जो मेन, जो अल्टीमेट मेनली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो शुरू का जो रिएक्शन मटेरियल हमें चाहिए, जो सबसे मेन यही बिहेव करता है। तो ऑप्शन में है, क्या वो अमाइलोज है, क्या ग्लूकोज है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, या ग्लाइकोजन है। तो बेटा इसका अल्टीमेट आंसर है ग्लूकोज। जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से ग्लूकोज को ना अल्टीमेट अपने आप में, या फिर कह लो प्राइमरी, अल्टीमेट कह लो या प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, डैश इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पारुविक एसिड इन्वॉल्विंग मैनी इंटरमीडिएट स्टेप्स। ठीक है। तो बार बार वही आ गया बेटा, जब ग्लूकोज जो है वो पारुविक एसिड में कन्वर्ट हो रही है, बहुत सारे बीच में इनके स्टेप बाय स्टेप आते हैं, तो ये कंप्लीटली नहीं तब हुआ होता, तब अभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही हुई होती है। तो हमें तो पता ही ग्लाइकोलिसिस है। ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब अगर ये हो गया, ये हो गया, तो आगे हम करते हैं थोड़ा सा और, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने थे, जैसे कि बेटा डेफिशिएंसी जो है, किसकी डेफिशिएंसी जो है बेटा, एक मिनट। हाँ। अब आता है किस चीज की डेफिशिएंसी जो है वो
डेफिशिएंसी मतलब कमी। किस चीज की जो डेफिशिएंसी है वो कोज करती है क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स? क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो नाइट्रोजन है? तो बेटा इसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोसिस करती है ओल्डर लीव्स में। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि एक वाइल्ड टाइप है ऑर्गेनिज्म की, वाइल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसको एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट की, कि बाहर से कुछ ज्यादा ग्रोथ सप्लीमेंट्स डालने की जरूरत नहीं होती, डज नॉट नीड एनी एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं प्रोटोट्रोफ। क्या कहते हैं? प्रोटोट्रोफ कहा जाता है उसे। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेस एलिमेंट्स, मैंने आपको कहा था ट्रेस एलिमेंट एक होते हैं मैक्रो, वो ज्यादा अमाउंट में जो हाई में जो होंगे वो मैक्रो, जो इससे कम मतलब लेस में चाहिए वो माइक्रो, और जो बिल्कुल ही लीस्ट अमाउंट में चाहिए उससे ट्रेस एलिमेंट्स भी कह देते हैं। बहुत ही मैं बहुत वेरी 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 लेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, बोरोन है, कार्बन है और जिंक है, तो उसमें से कार्बन जो है ना, ये ट्रेस एलिमेंट कहते हैं कि है या नहीं? नोट अ ट्रेस एलिमेंट, वो कहते हैं कि क्या नहीं है। जो सोडियम ट्रेस है, बोरोन ट्रेस है, जिंक ट्रेस है, बड़ा कम में चाहिए, लेकिन ये कार्बन जो है वो ट्रेस नहीं है, नहीं है। ठीक है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है, एक मिनट बेटा, तो एक और बात, ऐसे ही जस्ट आपको एक बार रिवाइज कर दूं, जो हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं, रेस्पिरेशन जो है एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक में भी आगे आ जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। ये जो एरोबिक वाली है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में, बिल्कुल ही लैक, नो। और ये जो है, ये उसकी क्या कह सकते हैं, स्कैरसिटी, कमी में, ये तो हो गया बिल्कुल ही लैक, नो ऑक्सीजन। और ये जब शॉर्टेज हो, जब इनफ ना हो। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब करते हैं कि जो एरोबिक होती है ना, उसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, सबसे ज्यादा इसी में बनती है, सबसे ज्यादा। जो अल्कोहलिक है वो यीस्ट वगैरह में होती है, इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें जो ग्लूकोज है वो वाटर नहीं बनाता, वो अल्कोहल बनाता, और अल्कोहल की कौन सी वाली? इथेनॉल, एडिबल अल्कोहल, प्लस इसमें भी एटीपी लगेगी। ठीक है। अल्कोहलिक में जो फर्मेंटेशन कहते हैं हम, यीस्ट वगैरह में भी। उसके बाद एक है लैक्टिक एसिड, जब इसमें आएगा जब विगरस एक्सरसाइज की हो या स्ट्रेनस वर्कआउट किया बहुत ज्यादा, हमने अचानक से मन बनाया कि मैं रनिंग शुरू करूंगा, फर्स्ट डे रनिंग की तो वो विगरस होगी, बॉडी को आदत नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई कर ली, उस केस में जो है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें वो ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में, सॉरी, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ना मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है। क्या? लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है मसल सेल्स में, जिसके कारण क्या होता है?
जो कहते हैं क्रैम्प्स पढ़ते हैं। एक मिनट, क्या पढ़ते हैं? क्रैम्प्स पढ़ते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, इन मसल सेल्स। तो ये थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा था आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस वाज इट। ये थे आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कुछ मिनरल्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज जो हैं ये क्या करती हैं, तो इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, और बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।